ये सुनते ही मैनेजर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। उसने जब सिस्टम में भी चेक किया तो सही में ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हजार रुपए में डमी फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए थे और हर एलओयू के बदले में पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को उनका कमीशन मिल जाता था। एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सारा स्कैम लोगों के सामने आता है। इंडिया ने बैरक नंबर 12 एक स्पेशल सेल है, उसकी वीडियो भी बना के यूके के कोर्ट में भेजी। जिस हीरोइन को ये डिसाइड कर लेता था कि इससे एडवर्टीजमेंट कराना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट फीस से डबल पैसा भी देना हो, जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 ईएमआई मिस होने पे भी रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। इसके साथ साथ 4 और एम्प्लॉइज को अरेस्ट करती है एजेंसी। ये विपुल अंबानी, मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। तो देखिए, अगर एक आम आदमी लोन लेके उसकी ईएमआई मिस कर दे तो बैंक वाले उसके घर तक में घुस जाते हैं। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी रिकवरी एजेंट्स ने लोगों को नहीं छोड़ा था, लेकिन सेम बैंक जब करोड़पतियों से डील करते हैं, उनको लोन देते हैं, तो 7-7 साल तक अगर वो ईएमआई ना दें या इंटरेस्ट तक ना दें तो चुपचाप घूस पकड़ के बैठे रहते हैं। नीरव मोदी का केस आपने ऑलरेडी सुना होगा, लेकिन जब आपको इसकी एक्चुअल डिटेल्स पता चलेंगी कि क्या ट्रिक्स यूज की थी नीरव मोदी ने और कौन कौन ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, तो आप हैरान हो जाओगे कि इतना करप्ट सिस्टम है हमारा कि बस थोड़ी सी घूस और पावर का यूज करके कोई भी बड़ी आसानी से आम जनता का 11,000 करोड़ जो कि बैंकों में जमा है उसको देश से बाहर उठा के ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं करता। ये जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था, कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं किया था। इसके बाद गवर्नमेंट को इंडियन बैंक्स के रेगुलेशन तक चेंज करने पड़ गए थे, कई एम्प्लॉइज फायर करने पड़ गए थे। नीरव मोदी ने इस तरीके से घुटने पर ला दिया था गवर्नमेंट को कि इस स्कैम का नाम ही नीरव मोदी के ऊपर रखा गया और रातों रात नीरव मोदी दुनिया की करोड़पतियों की लिस्ट से निकल के दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया था। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें हुई कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ईयर 1901 का जो टाइम था, इस टाइम पे गुजरात के अंदर ये जो रॉ डायमंड्स होते हैं, यानी कि बिना कट और पॉलिशिंग के जो डायमंड्स होते हैं, इनकी जो ट्रेडिंग होती थी वो गुजरात के अंदर बहुत तेजी से बढ़ने लग गई थी। और इसी टाइम पे एक आदमी था केशव लाल मोदी, जो कि नीरव मोदी के दादा थे। तो इन्होंने जब गुजरात में ये सारी चीजें चल रही थी और डायमंड का कारोबार चल रहा था, तो इसके कुछ साल में यानी कि ईयर 1920 में गुजरात के पालनपुर के अंदर रॉ डायमंड का बिजनेस सेटअप करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। ये उस एरिया के उन कुछ लोगों में से थे जो उस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो किया इन्होंने। इनफैक्ट ईयर 1920 आते आते इन्होंने इस डायमंड बिजनेस को गुजरात से बाहर भी ले जाने का सोचा। इन्होंने अपने बिजनेस को सिंगापुर तक पहुंचा दिया। अब देखिए, उस टाइम पे क्या था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डायमंड का मेन गेम चल रहा था वो बेल्जियम के एंटवर्प में चल रहा था और इसको डायमंड वर्ल्ड का कैपिटल भी कहा जाता था। इनफैक्ट वर्ल्ड में जितनी भी डायमंड की ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे, उसमें से 85% रॉ डायमंड एट सम पॉइंट बेल्जियम मार्केट से ही होके गुजरता था। तो ये जो केशव लाल मोदी थे, इनका शुरू से ही बहुत मन था कि ये बेल्जियम में जाके अपने बिजनेस को बढ़ाएं, क्योंकि इनको लगता था कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पे उनके पास काम बहुत ज्यादा था, तो ये चीज वो कर नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1960 आता है और केशव लाल मोदी के बेटे यानी कि नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी बड़े हो जाते हैं और डायमंड का बिजनेस की समझ भी आ जाती है इनमें। तो केशव लाल मोदी अपने बेटे दीपक मोदी को डायमंड के बिजनेस के लिए बेल्जियम में जाने के लिए रेडी कर लेते हैं। अब यहां से नीरव मोदी के फादर दीपक मोदी जो थे वो बेल्जियम और इंडिया जो थे वो आते जाते रहते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो गुजरात में ये जो रॉ डायमंड का बिजनेस था, इसके अंदर एक और खिलाड़ी था जिसका नाम था चीनू भाई चौकसी। मेहुल चौकसी जो अभी फरार है, ये उसी का फादर था। और उस टाइम पे जो चीनू भाई चौकसी था, इसने ईयर 1966 में अपनी बेटी गीता और अंजलि के नाम से डायमंड और ज्वेलरी की एक कंपनी स्टार्ट की थी, गीतांजलि, जो अभी आप सुनते होंगे। तो ये जो चीनू भाई चौकसी थे और केशव लाल मोदी थे, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। तो ये लोग ईयर 1966 में, यानी कि जिस ईयर में इन्होंने गीतांजलि स्टार्ट किया था, इसी ईयर में इन्होंने अपने बच्चों की शादी करा दी। मतलब कि ये जो दीपक मोदी था, इसकी शादी चीनू भाई चौकसी की बेटी गीता चौकसी से करवा दी जाती है। और फिर इसके बाद 27 फरवरी 1971 को पालमपुर गुजरात के अंदर इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं नीरव मोदी। और नीरव मोदी बर्थ के 1 साल बाद ही ये पूरा का पूरा जो परिवार था ये बेल्जियम शिफ्ट हो जाता है। और फिर आगे चल के नीरव मोदी जब 8 साल का हुआ था तो इनकी जो मदर थी, उन्होंने अननोन रीजन की वजह से अपनी जान ले ली थी। अब इसके कुछ टाइम बाद जब नीरव मोदी बड़ा होता है तो ईयर 1988 में ये यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे भी इसका मन नहीं लगता है। तो 1 साल के अंदर ही ये ड्रॉप आउट करके, यानी कि ईयर 1989 में ये अपने मामा मेहुल चौकसी के पास मुंबई आ जाता है। और इस टाइम तक जो गीतांजलि ब्रांड था वो बहुत बड़ा बन चुका था। 4000 से ज्यादा स्टोर्स खुल चुके थे। ये जो आप सुनते हो नक्षत्र, डीडामास, गिली, संगनी, ये सब इसी के अंडर आते थे। अब अपने मामा मेहुल चौकसी के पास नीरव मोदी मुंबई पहुंच के इसी गीतांजलि और बाकी डायमंड के काम में लग जाता है और फिर आगे चल के अपने इसी मेहुल मामा के साथ मिलके ये बैंकों का मामू बनाता है। तो मुंबई पहुंच के नीरव मोदी अपना काम वगैरह सीखता है और आने वाले 9 साल तक ये बहुत ही ट्रेंड हो जाता है। इसको एक एक चीज समझ में आ जाती है। ज्वेलरी और डायमंड इंडस्ट्री का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, इसने इसमें महारत हासिल
हासिल कर ली थी। और फिर 9 साल बाद यानी कि ईयर 1999 में नीरव मोदी 5 स्टार डायमंड नाम से रॉ डायमंड का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। और ये इतना ज्यादा माहिर हो गया था डायमंड के बिजनेस में कि इसने बहुत ही कम टाइम में बेल्जियम, अर्मेनिया, यूके, यूएस, यहां पे इसने अपने रॉ डायमंड के बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया था इन सारे के सारे देशों में। देखिए, नीरव मोदी स्कैम एक ऐसा स्कैम था जो होना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी हुआ वो। और इसमें बैंक्स का बहुत नुकसान हुआ, जिसमें आम जनता का पैसा लगा हुआ था। और लाइफ में ऐसी बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, लेकिन एक सही प्लानिंग आपकी सारी टेंशन दूर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंसेस जो आपकी और आपकी फैमिली के डिफिकल्ट टाइम में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है इवन इन योर एब्सेंस। लेकिन अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस ढूंढना काफी चैलेंजिंग है और फ्रॉड का डर अलग से होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है टू बाय ऑनलाइन फ्रॉम पॉलिसी बाजार, जहां पर कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स या फ्रॉड्स नहीं होते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, जहां आप 51+ इंश्योरर्स को कंपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको काफी कम प्रीमियम्स पे मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल जाता है विद अप टू 10% डिस्काउंट। और आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विल हेल्प यू इन द प्रोसेस। आप राइडर्स भी ऐड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक 59 क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स एक्सेट्रा। और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अपनी करेक्ट इंफॉर्मेशन फिल करो। पॉलिसी बाजार विल कॉल यू एंड हेल्प यू टू चूज द बेस्ट प्लान। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इस टाइम पे नीरव मोदी एक छोटी सी चीज करता है जिसकी वजह से इसके जो बाकी के कॉम्पिटिटर थे उनके ऊपर इसको एक एज मिलता है। उस टाइम पे जितने भी डायमंड के बिजनेसमैन थे, हर कोई रॉ डायमंड का ट्रेड कर रहा था। और रॉ डायमंड के ट्रेड में एक चीज थी, उसको लेने के बाद जो बायर होता था उसको इस रॉ डायमंड को तराशना होता था, यानी कि शेप और पॉलिशिंग के लिए अलग से टीम रखनी पड़ती थी। अब इसमें नीरव मोदी ने क्या किया कि बायर्स जो थे उनसे जाके बात करी और जो रॉ डायमंड वो ऑफर करता था उसके साथ साथ इसने अपने बायर से कह दिया कि अगर आप हमारे यहां से रॉ डायमंड लोगे तो आपको अलग से डायमंड को रेडी यानी कि पॉलिशिंग वगैरह कराने के लिए अलग से टीम रखने की जरूरत नहीं है। हम खुद रॉ डायमंड को पॉलिश करके देंगे, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, जो कि टीम रखने से तो सस्ता पड़ेगा आपको। और इस वजह से इसको बहुत फायदा भी होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम होता है तो इंडियन और चाइनीज कंपनी जो थी, जो डायमंड में ट्रेड करती थी, उन्होंने भी सेम फैसिलिटी देना चालू कर दिया था। तो जो एडवांटेज था नीरव मोदी का वो चला गया था। लेकिन उसके बाद भी नीरव मोदी का ग्राफ जो था वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा था। इसने ईयर 2005 में यूएस की एक डायमंड रिटेल कंपनी है फ्रेडरिक गोल्डमैन नाम से, इसको नीरव मोदी ने एक्वायर कर लिया। नीरव मोदी का धीरे धीरे नाम बढ़ने लगा था जब वो इस तरीके की कंपनीज को एक्वायर कर रहा था। फिर इसके 2 साल बाद 2007 में नीरव मोदी ने सैंडबर्ग और दूसरी एक कंपनी थी ए-या-फ्री, इन 2 बड़े डायमंड ज्वेलरी ब्रांड को भी खरीदा। अब इसके बाद क्या होता है कि 2009 का ईयर आता है और इस टाइम पे नीरव मोदी का एक फ्रेंड था, उसको एक ईयरिंग का पेयर डिजाइन करवाना था। तो इसके लिए वो अपने दोस्त नीरव मोदी को बोलता है बनाने के लिए। अब इससे पहले नीरव मोदी ने ज्वेलरी वगैरह डिजाइन नहीं करी थी, वो खाली डायमंड्स की जो ट्रेडिंग होती थी उसी में इन्वॉल्व रहता था। तो अपने दोस्त के कहने पे वो जो ये ईयरिंग्स थे इनको डिजाइन करता है और ये जो ईयरिंग्स थे उसके दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो ये वो टाइम था जब नीरव मोदी को लगने लगा कि ज्वेलरी के बिजनेस में भी वो घुस सकता है, जिसके बारे में वो ऑलरेडी बहुत दिनों से सोच रहा था। तो इसके 1 साल तक ये प्रिपरेशन करता है नीरव मोदी और फिर साल 2010 में एक एक्सपेरिमेंट करता है। ये हैदराबाद के अंदर एक गोलकोंडा माइंस है, ये काफी मशहूर माइन है। इसी माइन से वो जो मशहूर कोहिनूर डायमंड है वो निकला था। तो नीरव मोदी क्या करता है, यहां से डायमंड्स लेता है और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक आर्गेल माइंस है। इस माइन की खास बात यह है कि यहाँ पे पिंक डायमंड निकलते हैं। तो इन दोनों माइंस के डायमंड्स का यूज करके नीरव मोदी ने एक बहुत ही यूनिक नेकलेस बनाया जिसका नाम इसने दिया गोलकोंडा लोटस नेकलेस। अब ये जो नेकलेस था ये सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है, पूरे वर्ल्ड में इस नेकलेस के बारे में बहुत बात होती है। तो एक फेमस ब्रिटिश ऑक्शन कंपनी थी क्रिस्टीज नाम से, जो वर्ल्ड वाइड फाइन आर्ट्स एंड लग्जरी आइटम्स के ऑक्शन करवाती थी। तो जब इस कंपनी को इस नेकलेस के बारे में पता चलता है तो इसने इस 12 कैरेट के गोलकोंडा लोटस का जो हार था सेम ईयर यानी कि 2010 में ही इनका एक ऑक्शन करवाया। ये जो ज्वेलरी का ऑक्शन होना था ये हांगकांग में होना था, उसमें इस नेकलेस को लगाया गया। इस नेकलेस को लेकर बहुत ज्यादा मारामारी हुई और 16 करोड़ 29 लाख में ये नेकलेस बिका। इस इंसिडेंट की वजह से नीरव मोदी का नाम जो था वो ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा बन गया था, वरना इससे पहले नीरव मोदी को सिर्फ डायमंड का मर्चेंट समझते थे। इस ऑक्शन में नीरव मोदी का हार जो इतना महंगा बिका था, इसकी वजह से नीरव मोदी का जो स्टेटस था वो बहुत बड़ा हो गया था। उस टाइम पे क्या था कि क्रिस्टीज के कैटलॉग कवर जो होते थे उनका बहुत नाम होता था और ये जो कैटलॉग कवर था इसमें नीरव मोदी के बनाए हुए नेकलेस की फोटो आती है। और ये पहली बार हुआ था कि कार्टियर हैरी, वैन क्लिफ, ये जो लग्जरी ज्वेलरी बनाने वाले ब्रांड है, इनकी जगह क्रिस्टीज के कैटलॉग कवर में इंडियन ज्वेलरी का नाम आया, उसकी फोटो लगी। तो इस इंसिडेंट के बाद नीरव मोदी ने ये जो फेम उसको मिल रहा था इसका फायदा उठाया और 2010 में अपने खुद के नाम यानी नीरव मोदी का एक ब्रांड बना के
लॉन्च कर दिया इसने। नीरव मोदी ने सबसे पहला स्टोर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में खोला था, फिर आगे चल के मुंबई का जो काला घोड़ा इलाका था वहां पे भी जाके इसने स्टोर्स खोले। तो इस टाइम पे नीरव मोदी खुद के डिजाइन डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके बेचने लगा था और दुनिया भर में जितने भी ऑक्शंस होते थे वहां पे अपनी डिजाइनर ज्वेलरीज को भेज के ऑक्शन के लिए रेडी करवाता था। इसका ये काम इतना बढ़िया चला कि इसने इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क, लंदन जैसी सिटीज जो थी ऐसे चल के वहां पे 17 स्टोर्स खोल दिए। जिस तरीके से इंडिया के अंदर मनीष मल्होत्रा, सव्यसाची इनका नाम है, इसी तरीके से नीरव मोदी का नाम डिजाइनर ज्वेलरी में पूरे वर्ल्ड में होने लगा था। लेकिन नीरव मोदी जो था वो यहाँ भी रुकने वाला नहीं था, इसके इरादे इससे भी कहीं ज्यादा बढ़े। इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि नीरव मोदी की जो ज्वेलरी की डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और डिलीवरी वो दे नहीं पा रहा था। ये जो डायमंड के बिजनेस होते हैं इसमें पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है और यहाँ से इस पूरे स्कैम की नींव रखी जाती है। अब देखिए जो नीरव मोदी ने स्कैम किया था इसको समझने के लिए हमें 2-3 बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये जो डायमंड इंडस्ट्री है इसमें ट्रेडर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये काम कैसे करता है, इसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं। तब आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि नीरव मोदी ने किस पर्टिकुलर लूप होल को पकड़ के ये पूरा स्कैम किया। तो देखिए मान लीजिए आप डायमंड का बिजनेस करते हो, ज्वेलरी वगैरह बनाते हो इंडिया के अंदर। अब आपको इंडिया के बाहर जो यूके में एक डायमंड का एक्सपोर्टर है उससे डायमंड मंगवाने हैं इंडिया में। तो अब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे ट्रांसफर करोगे और डायमंड आपके पास पहुंच जाएंगे। तो ये तो एक केस हो गया। लेकिन अब आप मान लो आपके पास पैसे नहीं है, जैसे नीरव मोदी के पास नहीं थे, उसके पास डायमंड की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा थी लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे उसके पास, जिसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे केस में ये डायमंड के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं इनके पास लोन लेने के भी ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इनका लोन लेने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब देखिए नॉर्मल जो लोन लिया जाता है उस केस में तो ये होता है कि आप इंडियन बैंक में जाओ, लोन के लिए अप्लाई करो, पैसे आपके पास आ जाएं और फिर आप बाहर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको पैसा दे दो और डायमंड मंगवा लो। लेकिन जो व्यापारी और बिजनेसमैन इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको ऐसा करने से नुकसान होता है, क्योंकि इंडियन बैंक से लोन लेने पे एक तो उस पर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है, फिर आप फॉरेन एक्सचेंज में भी कन्वर्ट करवाओगे पैसे, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका बहुत नुकसान होगा। तो ऐसे केसेस में जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन के जो बैंक होते हैं जहां से उनको डायमंड मंगवाना है वहां से लोन लेते हैं। पहली चीज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत कम होता है एज कंपेयर टू इंडियन बैंक। दूसरी चीज फॉरेन एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि बाहर का एक फॉरेन बैंक इंडिया में बैठे ट्रेडर के ऊपर कैसे ट्रस्ट करके लोन देगा। तो इस चीज से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया गया और वो सिस्टम क्या है एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। मान लो एक यूके का डायमंड एक्सपोर्टर है और आपको उससे डायमंड्स मंगवाने हैं इंडिया के अंदर और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने डिसाइड किया कि आप लोन लेंगे। अब क्योंकि फॉरेन बैंक आपको जानता नहीं है तो आप इंडियन बैंक के पास जाओगे, इंडियन बैंक फॉरेन बैंक से बात करके आपकी गारंटी लेगा और फिर उसके बाद फॉरेन बैंक आपको लोन देगा। तो इस पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें होती हैं वो आपको एक बार समझा दूं, उसके बाद आपको ये जो पूरा नीरव मोदी ने स्कैम करा था वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो आप इंडिया में बैठे एक डायमंड के व्यापारी हो और आपको लोन के थ्रू यूके से डायमंड मंगवाने हैं। तो सबसे पहले इसमें आप यूके का जो डायमंड एक्सपोर्टर है उसको ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजोगे कि मुझे इतने डायमंड चाहिए। अब इसके बाद यूके का एक्सपोर्टर आपको इनवॉइस और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भेजेगा। अब ये जो इनवॉइस और डॉक्यूमेंट यूके के एक्सपोर्टर्स ने आपको भेजे हैं और ये डॉक्यूमेंट लेके आप इंडिया के लोकल बैंक में जाओगे। तो हम पीएनबी का एग्जांपल लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप पीएनबी के बैंक में सबमिट करोगे और आप बताओगे उनको कि यूके से डायमंड खरीदने हमें, इसके लिए हमें 100 करोड़ चाहिए, मतलब कि 100 करोड़ के बायर्स क्रेडिट चाहिए। अब यहाँ पे पीएनबी आपसे कहेगा ठीक है हम आपकी गारंटी लेके फॉरेन बैंक से बात तो कर लेंगे, लेकिन आपकी गारंटी हम तब लेंगे जब आप 100 करोड़ के बदले में कोई सिक्योरिटी दोगे, कोई प्रॉपर्टी पेपर, कोई एफडी हो, कंपनी के कुछ शेयर्स हैं तो ये आपको गिरवी रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम आपकी गारंटी लेंगे। क्योंकि कल को अगर आप दे नहीं पाए तो पीएनबी बैंक को भरना होगा, तो इसलिए वो सिक्योरिटी मांग रहा है। अब इसके बाद आप मान लो सिक्योरिटी आप दे देते हो पीएनबी बैंक को, तो पीएनबी बैंक पूरी प्रोफाइल चेक करेगी आपकी कि आपका क्या अकाउंट है, पहले आपने क्या बिजनेस किया, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी और अगर सारी चीजें सही निकलेंगी तो आपको एज एन इंपोर्टर ऑफ इंडिया 100 करोड़ के बायर्स क्रेडिट का अप्रूवल मिल जाएगा। अब जैसे ही आपकी सारी चीजें सही निकल जाती हैं, आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब इसके बाद ये जो पीएनबी बैंक है ये यूके के बैंक जहां से डायमंड आने हैं उसको स्विफ्ट मैसेजिंग का यूज करके LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देगा। बेसिकली ये LOU एक तरह से गारंटी होती है जो पीएनबी देती है फॉरेन बैंक को कि आप इंडिया का ये जो बिजनेसमैन है इसको आप लोन दे दो। अगर ये नहीं देगा तो हम बैठे हुए हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम आपको रिटर्न करेंगे पैसा। और ये जो सारे डिस्कशन होते हैं ये ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जा जाके उनको बोलता है या करता है। स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू ये सारे मैसेज ट्रांसफर होते हैं। इसमें हर एक डिटेल्स होती है कि कौन अप्लाई कर रहा है इंडिया के अंदर से, कितना अमाउंट अप्लाई कर रहा है और किस चीज के लिए कर रहा है। तो स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू
आपस में फॉरेन बैंक और पीएनबी बैंक ये कॉन्वर्सेशन करते हैं, और जब ये सारी चीजें सही हो जाती हैं तो पीएनबी बैंक जो होता है वो एलओयू यूके के फॉरेन बैंक को देता है, और जैसे ही यूके के बैंक को एलओयू मिलता है तो यूके का बैंक क्या करता है, यूके के अंदर जो डायमंड का एक्सपोर्टर है, जहां से डायमंड इंडिया के अंदर पहुंचने हैं, उसकी पेमेंट को प्रोसेस कर देता है। बस इसमें एक छोटी सी चीज और होती है, ये जो यूके का बैंक होता है ये डायरेक्ट यूके का जो डायमंड एक्सपोर्टर है उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि पीएनबी का ही एक अकाउंट होता है यूके के अंदर। हर बैंक का होता है, चाहे एसबीआई हो चाहे पीएनबी हो, सबके इंडिया के बाहर अकाउंट होते हैं, इनको नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। तो ये जो यूके का बैंक होगा ये पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, और पीएनबी का जो नॉस्ट्रो अकाउंट होगा वो यूके का जो डायमंड एक्सपोर्टर है उसको पैसे दे देगा, और फिर इसके बाद इंडिया के अंदर वो डायमंड भेज देगा। और सेम इसी तरीके से लोन का जो अमाउंट होता है वो रिटर्न किया जाता है इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। तो देखिए, कहने का मतलब ये है, इस पूरे केस में जो पीएनबी है वो लोन दे नहीं रहा है बल्कि गारंटी ले रहा है। और इन केस इंडिया में बैठा व्यापारी अगर किसी वजह से फॉरेन बैंक को लोन नहीं दे पाया तो पीएनबी को पैसा देना होगा। और पीएनबी इतनी सारी सिरदर्दी इसलिए लेता है क्योंकि इसके बदले में पीएनबी को कमीशन मिलता है, और इन केस अगर कोई व्यापारी पैसे नहीं लौटाता है तो सिक्योरिटी उसने ऑलरेडी ले रखी है। तो हर तरीके से पीएनबी बैंक जो है वो सिक्योर भी रहता है और कमा भी लेता है। बस उसको एक चीज का ध्यान रखना है कि वो किसी ऐसे आदमी की गारंटी ना ले ले जिसकी लोन चुकाने की हिम्मत ना हो, या फिर सिक्योरिटी में कोई फ्रॉड ना कर दे, या सिक्योरिटी की कीमत ना कम हो जाए। अब देखिए, पूरा ये जो इंटरनल बैंक का सिस्टम होता है इसमें एक चीज और समझने वाली है। जैसे मान लो आपकी एक लाइब्रेरी है, उसमें लाखों बुक्स हैं और पूरी सिटी के लोग जो हैं वो बुक्स को रेंट पे लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए आपको हर एक किसी का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा कि किसको कितनी बुक्स गई हैं, कितने पैसे में गई हैं और कब वापस आएंगी। तो ऐसे ही बैंक भी ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है सीबीएस के थ्रू, कोर बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर मेंटेन होते हैं सारे रिकॉर्ड। और बैंक जो है वो इसकी ऑडिटिंग वगैरह भी कराते हैं टाइम टू टाइम कि सारे प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कोई लूप होल तो नहीं है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो बैंक के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो एलओयू जब दिया जाता है तो इसके केस में भी स्विफ्ट के थ्रू जो मैसेजिंग वगैरह होती है, दो बैंक किसको कितने एलओयू दे रहे हैं, लोन कितना गया है, सारी चीजें सीबीएस से मेंटेन होती हैं। तो देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस जो आम व्यापारी है वो यूज करता है। तो अब आते हैं नीरव मोदी वाले केस में कि उसने इसमें क्या लूप होल निकाला। तो देखिए, साल 2010 का टाइम था और इसी टाइम पे मुंबई के अंदर नीरव मोदी का एक स्टोर था, काला घोड़ा एक लोकेशन है वहां पे, उसी के पास में पीएनबी की ब्रेडी हाउस वाली ब्रांच थी। तो ये जो ब्रेडी हाउस वाली पीएनबी की ब्रांच थी, इसमें 31 मार्च 2010 को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में एक नया डेप्यूटी मैनेजर आता है, गोकुलनाथ शेट्टी, इसकी पोस्टिंग होती है। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे एक क्लर्क था, मनोज खरत, जो अभी मैंने पूरा स्विफ्ट मैसेजिंग का सिस्टम बताया था, वो इसी डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो नीरव मोदी के पास भी दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे थे। तो इसके लिए नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरत से बातचीत स्टार्ट की, और फिर 2011 आते आते नीरव मोदी ने गोकुलनाथ शेट्टी को सेट कर लिया मतलब कि उससे साठगांठ कर ली। अब वो क्या साठगांठ करी वो भी आपको बताता हूं। नीरव मोदी गोकुलनाथ से कहता है कि देखो, मुझे लोन चाहिए और मेरी कंपनी से एलओयू की रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगी, फिर उसके बाद तुम सिक्योरिटी मांगोगे। तो तुम्हें बस एक काम करना है कि जब एलओयू की रिक्वेस्ट आएगी तो उसको तुम बस अप्रूव कर देना, लेकिन उसके बदले जो सिक्योरिटी देनी होगी उतने अमाउंट की वो मत लेना हमसे। तो ये जो नया मैनेजर आया था गोकुलनाथ शेट्टी, वो उसने उसको समझाया कि आप कैसी बात कर रहे हो, ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं सीबीएस के अंदर, ऑडिटिंग होती है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो इस पे नीरव मोदी समझाता है उसको कि तुम एक काम करना, एलओयू हमारा अप्रूव करना, सिक्योरिटी हमसे मत लेना, और ये सारी चीजें सीबीएस के अंदर एंट्री मत करना तुम। तो कहने का मतलब यह है कि बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देके पीएनबी को लोन का गारंटर बना दो, और बैंक के रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी मत करो। और इसके लिए मोटी रकम सेट कर दी गई थी, ये जो दोनों पीएनबी के ऑफिशियल थे उनके लिए। मैनेजर शुरू में आनाकानी करता है लेकिन आगे चल के फिर मान जाता है। अब इसके कुछ महीने बाद मार्च 2011 आता है। इस दिन ये लोग डेट सेट करते हैं पीएनबी को गारंटर बना के एलओयू लेने के लिए। तो नीरव मोदी इस दिन मुंबई की जो पीएनबी वाली ब्रांच थी, एज पर प्लान इनको रीच आउट करता है, एलओयू के लिए अप्लाई करता है, और इसके लिए ये अपनी कंपनी जिसका नाम था डायमंड आर यूएस, इसके थ्रू अप्लाई करता है। और ये जो एलओयू के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें ये दिखाते हैं कि हांगकांग के अंदर से इनको पर्ल इंपोर्ट करने हैं इंडिया के अंदर, और इसके लिए इनको एलओयू चाहिए। तो इसके लिए इनको लोन चाहिए और ये चाहते हैं कि पीएनबी से इनको एलओयू मिल जाए, यानी कि पीएनबी इनका गारंटर बन जाए। तो प्लान के हिसाब से ये लोग एलओयू के लिए अप्लाई करते हैं। मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरत बिना सिक्योरिटी के एलओयू अप्रूव कर देते हैं। फिर इसके बाद हांगकांग वाले पीएनबी के नॉस्ट्रो अकाउंट में लोन के पैसे आते हैं और पेमेंट हो जाती है। और ये सब होने के बाद जो बैंक का सीबीएस होता है उसके अंदर मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी एंट्री ही नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब अगर नीरव मोदी ये लोन नहीं देता है या ये पैसे नहीं लौटाता है तो पीएनबी को देना होगा, और पीएनबी के पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है।
अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि चलो इसने बिजनेस करने के लिए लूप होल का फायदा उठाया होगा, बाद में इसकी कंपनी जब कमा लेगी तो ये पैसा वापस कर देगा। तो ऐसा नहीं था। नीरव मोदी ने डे 1 से ऐसा प्लान बनाया था कि उसको पीएनबी को पैसा देना ही नहीं था। उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, जो इंटरेस्ट होता था वो तक उसने नहीं दिया, वो भी तब जब उसकी कंपनी प्रॉफिट में थी। दूसरी चीज, एक तरफ तो ये बिना सिक्योरिटी के एलओयू अप्रूव करवा रहा था पीएनबी बैंक से, दूसरी तरफ ये सारा पैसा शेल कंपनीज से घुमा के इंडिया से बाहर निकाल के ले गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो भी समझाता हूं आपको। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि पीएनबी के मैनेजर को सेट करके डायमंड बिजनेस के लिए पैसे ले रहा था। इसके साथ साथ पैरेलल में कुछ चीजें और की इसने, जिससे इसको और फायदा हुआ। एक्चुअली नीरव मोदी ने देखा कि जब इसका एलओयू वाला जो सिस्टम था वो काम कर रहा है, तो इसने अपने फेक और लो क्वालिटी डायमंड का यूज करके ज्यादा अमाउंट दिखा के एलओयू लेना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इसने किया क्या, इंडिया के बाहर हांगकांग, दुबई, ऐसे करके अलग अलग देश में 17 शेल कंपनीज खोली। ये 17 की 17 शेल कंपनीज जो थी, इनको नीरव मोदी मैनेज करता था। लेकिन इसके लिए इसने 8-8 हजार रुपए में डमी फेक डायरेक्टर्स बैठा दिए थे, ताकि सबको लगे कि ये इसकी कंपनी नहीं है। और ये जानबूझ के कम पढ़े लिखे डायरेक्टर बनाता था, ताकि जो गेम इन कंपनीज से होने वाला था वो उनको समझ में ही ना आए। तो एक्चुअली ये क्या करता था, जो लो क्वालिटी डायमंड्स होते थे जिनको कोई नहीं पूछता था और सस्ते होते थे, इनको इन्हीं फेक कंपनीज के थ्रू बिका हुआ दिखा के फेक एलओयू पास कराता था, और जो पैसा था वो अपनी शेल कंपनीज में ले लेता था। जैसे मान लो कोई खराब क्वालिटी का डायमंड है, 1 लाख रुपए उसकी कीमत है, तो ये क्या करेगा, उस 1 लाख के डायमंड को अपनी ही शेल कंपनी के थ्रू फेक तरीके से 10 लाख में बेच देगा। अब फेक डायमंड जो होता है उसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, तो ऐसा प्रोसेस दिखा के ये जो 1 लाख का डायमंड था, इसकी कीमत 10 लाख रुपए हो जाती है, और प्रॉपर बिल वगैरह बनवा लेता था इसका। ऐसे कर करके इसने ये जो 17 कंपनीज बनाई थी, इनमें घुमा घुमा के ये जो 1 लाख का डायमंड था लो क्वालिटी वाला, इसकी कीमत इसने 50 लाख तक की दिखा दी। अब इसके बाद ये क्या करता था, ये इंडिया के अंदर बैठ के ऐसे दिखाता था जैसे कि इस 50 लाख के डायमंड की इसको बहुत ज्यादा जरूरत है नेकलेस बनवाने के लिए। फिर इसके बाद ये क्या करता था, इसके लिए लोन के लिए अप्लाई करता था, और फिर इसकी पीएनबी के अंदर सेटिंग पहले से ही थी, तो इसको बिना सिक्योरिटी के, बिना पेपर के एलओयू मिल जाता था। तो एट द एंड होता क्या था कि बैंक इस 1 लाख की कीमत के डायमंड के बदले 50 लाख रुपए इसकी शेल कंपनीज को दे देगा। ऐसे कर करके करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर ले गया शेल कंपनीज बना बना के, और अपने लो क्वालिटी के डायमंड बेच बेच के। लोग उस टाइम पे बहुत हैरान होते थे कि रिसेशन के टाइम पे भी ये इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कैसे कर ले रहा है। और अब क्योंकि पैसे की दिक्कत थी नहीं, तो नीरव मोदी के जो डिजाइन थे वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैले। इसने दुनिया भर में जो इसके डिजाइनर ज्वेलरी थी उसके एड्स चलवाए। क्रिस्टी और साउथबीज जैसे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऑक्शंस में ये डिजाइन लोग करोड़ों में खरीदने लगे। पैसे की दिक्कत थी नहीं इसको, तो ये डायमंड जब चाहे, जैसे डायमंड चाहे वैसे मंगा लेता था। तो ये बहुत ही हाई एंड नेकलेस बना के ऑक्शंस भी करवाने लगा था। इसके बहुत सारे नेकलेस ऐसे थे जो दुनिया भर में बहुत फेमस हुए। जैसे रिवेयर ऑफ परफेक्शन नेकलेस था, वो 27 करोड़ रुपए का ऑक्शन में बिका था। ऐसे ही मोगोक रूबी सूट था, वो 105 करोड़ में ऑक्शन में बिका था। तो इसके बाद 2014 में इसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में अपना पहला स्टोर नीरव मोदी बुटीक नाम से ओपन किया। फिर मार्च 2015 में मुंबई के काला घोड़ा लोकेशन पे दूसरा स्टोर ओपन किया। फिर सितंबर 2015 में नीरव ने अपने नीरव मोदी स्टोर की यूएसए में ग्रैंड ओपनिंग की, वो भी मेडिसन एवेन्यू न्यूयॉर्क में। अब देखिए, कहने के लिए एक स्टोर बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके स्टोर खुलवाता था, बहुत बड़ी ग्रैंड ओपनिंग करता था। जैसे इसके यूएस वाले स्टोर की ओपनिंग में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनकी वाइफ वेनिसा ट्रंप तक आए थे। इनके साथ साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड एक्ट्रेस मॉडल लीसा हेडन, नाओमी, निम्रत कौर सब आए थे। इसने इतना पैसा कमा लिया था कि जब फोर्ब्स मैगजीन की रिचेस्ट लोगों की लिस्ट आई थी, इसमें ये इंडिया में 85th रैंक पे और पूरे वर्ल्ड के अंदर 1234th रैंक पर था, वो भी 1.73 अरब यूएस डॉलर की नेटवर्थ पे। इसकी जो सक्सेस थी उसके पीछे इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के जोड़े हुए सरकारी बैंकों में जो पैसे थे वो थी, जहां बैंक एक आम आदमी की 1-2 ईएमआई मिस होने पे भी रिकवरी एजेंट के नाम पे गुंडे भेज देता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअसली 6-7 साल तक इंटरेस्ट तक का पैसा नहीं दिया गया था, उसके बाद भी किसी को हवा नहीं लगी। पीएनबी बैंक के जो एलओयू थे, इसके स्कैम के पैसे थे। इसने खूब सारे एड और कैंपेनिंग की, जिसमें इसने प्रियंका चोपड़ा को नीरव मोदी ब्रांड का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। जिस हीरोइन को ये डिसाइड कर लेता था कि इससे एडवर्टाइजमेंट कराना है अपने ब्रांड का, तो चाहे मार्केट फीस से डबल पैसा भी देना हो, उसके बाद भी ये करवाता था। ऐसे कर करके इसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक ना जाने कितने हीरो हीरोइन से ऐड कराया। अब इसके बाद क्या होता है कि नीरव मोदी ये जो स्टोर खोल रहा था, इनकी फ्रेंचाइजी भी देता था। 10 करोड़ रुपए में फ्रेंचाइजी देता था, और उसके बदले में ये स्टोर में लगाने के लिए 25 करोड़ का सामान देता था, यानी कि डायमंड्स देता था। तो ऐसे एक हरि प्रसाद नाम के एक आदमी ने इसकी एक फ्रेंचाइजी ली और उसके बदले में 10 करोड़ इसको दिए, लेकिन उसके बदले में नीरव मोदी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। और फिर उसके कुछ टाइम बाद हरि प्रसाद का फोन उठाना भी बंद कर दिया और उससे मिलना भी बंद कर दिया। 2012 में फ्रेंचाइजी के लिए हरि प्रसाद ने पैसे दिए थे, लेकिन 2015 तक उसको ऐसे ही टहलाता रहा। और फिर थक हार के हरि प्रसाद ने 2015 में बैंगलोर के पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 2016 में इसने सीबीआई को भी लेटर लिखा। इनफैक्ट 26 जुलाई 2016 को
पीएमओ को भी ईमेल भेजा और फिर मल्टीपल फॉलोअप के बाद 29 जुलाई को इसकी जो एप्लीकेशन थी उसको आरओसी मुंबई को भेज दिया जाता है। लेकिन आरओसी मुंबई ने भी कुछ नहीं किया और अल्टीमेटली हरिप्रसाद जो था उसके पैसे डूब गए थे। और नीरव मोदी ऐसा नहीं है कि बस ये एक दो फ्रॉड ही कर रहा था, इससे पहले भी इसने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं। एक बार इसने एक कैनेडियन सिटीजन जिसका नाम पॉल था उसको $12,000 में नकली डायमंड की रिंग दे दी थी। उसने इसके ऊपर केस भी कर दिया था, लेकिन इसने अपनी पावर का यूज करके केस रफा दफा करवा दिया था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ईयर 2017 आ चुका था और इस टाइम तक इसने पीएनबी के मैनेजर के साथ मिलकर 1212 एलओयूज ले लिए थे। मतलब कि 11,400 करोड़ रुपए इसने पीएनबी को गारंटर बना के इंडिया के बाहर भिजवा दिए थे और सिक्योरिटी इसने कुछ भी नहीं दी थी और इस पूरे पैसे की जिम्मेदारी पीएनबी की आ चुकी थी। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह थी कि जो बैंक के ऑफिशियल्स थे, चलिए ये सीबीएस में एंट्री नहीं कर रहे थे अपनी सांठ-गांठ करके, लेकिन पीएनबी का जो नॉस्ट्रो अकाउंट था उसमें तो सारी ट्रांजैक्शंस होनी थी, वो तक किसी ने नहीं देखा। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। 2013 में नीरव मोदी की कंपनी ने 2 अरब से ज्यादा का बिजनेस किया था, उसके बाद भी जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी इसने नहीं लौटाया। जानबूझ के इसने पहले से ही मन बना रखा था कि इसको एक भी रुपया वापस नहीं करना। लेकिन फिर इसके कुछ टाइम बाद एक चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से सारा स्कैम लोगों के सामने आता है। एक्चुअली 31 मई 2017 को पीएनबी का डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ये रिटायर हो जाता है और इसकी जगह पे दिनेश भारद्वाज जो थे वो मैनेजर बनते हैं। और इसमें इस चीज पे भी क्वेश्चन उठा था आगे चल के, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के रूल के हिसाब से ज्यादातर केसेस में बैंक में मैनेजर पोस्ट के स्टाफ को 3 साल से ज्यादा एक ही ब्रांच में नहीं रखा जाता, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन गोकुलनाथ शेट्टी के केस में एक्सेप्शन हुआ था, 7 साल से भी ज्यादा दिनों तक ये एक ही ब्रांच में रहते हैं और नीरव मोदी भी सिर्फ पीएनबी की इसी ब्रांच से एलओयू लेता था, बाकी और कोई ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं करता था। तो ये भी बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। तो जब ये पीएनबी ब्रांच में नए मैनेजर आते हैं तो 6-7 महीने तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर इसके बाद दोबारा से नीरव मोदी अपनी 3 कंपनी स्टेलर डायमंड आर यूएस और सोलर एक्सपोर्ट से फिर से एक नए एलओयू के लिए अप्लाई करवाता है, सेम पीएनबी ब्रांच से, जिसका अमाउंट था 323 करोड़। अब पुराना मैनेजर तो था नहीं जो तुरंत अप्रूवल कर देता। नए मैनेजर दिनेश भारद्वाज ने कहा कि एलओयू तो ठीक है आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसकी सिक्योरिटी में क्या रखोगे आप? तो इसके जवाब में नीरव मोदी के ऑफिशियल से गलती हुई, क्योंकि उसको लगा कि सिक्योरिटी इतने टाइम से नहीं दे रहे हैं तो शायद देनी नहीं होती होगी। तो इस वजह से गलती से उसने बोल दिया मैनेजर को कि क्या मजाक कर रहे हो आप, हमें बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के ही हर बार एलओयू मिल जाता है, चाहे तो आप अपना सिस्टम भी चेक कर सकते हो। ये सुनते ही मैनेजर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने जब सिस्टम में भी चेक किया तो सही में ऐसा ही हो रहा था। मैनेजर ने अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और इंक्वायरी बैठाई, तो पुराने मैनेजर ने जो जो चीजें की थी वो सारी चीजें सामने आ गई। बिना किसी सिक्योरिटी के पीएनबी बैंक करोड़ों का गारंटर बन चुका था। मतलब कि अब वो पैसा पीएनबी को देना होगा अगर नीरव मोदी नहीं देता है, और जो कि नीरव मोदी की नियत ही नहीं थी देने की। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2018 को नीरव मोदी अपनी फैमिली के साथ इंडिया से बाहर निकल चुका था। अब इन सारी चीजों के बाद पीएनबी अपनी गलती सुधारने के लिए सारे एफर्ट्स डाल के पीएनबी ने नीरव मोदी की कंपनीज को बोला कि जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आप क्लियर करिए और जो भी आइटम आपने इंपोर्ट किए हैं उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। तो इधर पीएनबी बैंक में इतना सारा केओस मचा हुआ था और दूसरी तरफ नीरव मोदी स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट में हमारे पीएम के साथ फोटो खिंचवा रहा था। अब इसके बाद जब नीरव मोदी की कंपनीज जो थी वो 25 जनवरी 2018 तक जब कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं करती हैं और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट नहीं करती हैं, तो फिर थक हार के 4 दिन बाद पीएनबी बैंक 29 जनवरी 2018 को आरबीआई को फ्रॉड के बारे में बताता है। और इसके साथ साथ पीएनबी बैंक के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सीबीआई के पास नीरव मोदी और उसकी जितनी भी कंपनीज थी उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी और बाकी जितने भी एसोसिएटेड अकाउंट थे नीरव मोदी के उन सबको फ्रीज कर दिया। इस पूरी छानबीन में 10 पीएनबी के एम्प्लॉइज थे जिनके ऊपर शक था, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये इतने लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इनके ऊपर कार्रवाई करी पीएनबी की हायर अथॉरिटी ने। सीबीआई की जब इंक्वायरी चालू हुई तो उसमें यह सामने आया कि नीरव मोदी के जो मैनेजर्स थे उनके पास पीएनबी के सिस्टम के इलीगल एक्सेस भी थे। उनके पास जो स्विफ्ट सिस्टम थे उनके लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे लॉगिन पासवर्ड सब थे, जिससे वो क्या करते थे स्विफ्ट सिस्टम पे अपने एलओयू खुद ही वेरीफाई कर देते थे और ऑथराइज कर देते थे और हर एलओयू के बदले में पीएनबी के करप्ट ऑफिसर्स को उनका कमीशन मिल जाता था। अब ये सारी चीजें जब सामने आई थी तो समझ में आ गया था कि बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है और ये प्री प्लान्ड स्कैम है। तो फिर इसके बाद 4 फरवरी 2018 को सीबीआई ने नीरव मोदी के अगेंस्ट में लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि एक बार नीरव मोदी को बुला के इंक्वायरी की जा सके, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। नीरव मोदी ने कभी हेल्थ का बहाना बनाया, कभी कोई अपॉइंटमेंट या किसी मीटिंग का बहाना बनाया, लेकिन वो आया नहीं। और इधर ये जब नीरव मोदी की इंक्वायरी चल रही थी तो इसी बीच में ये पता चलता है कि नीरव मोदी का मामा मेहुल चौकसी ये भी बिना सिक्योरिटी के एलओयू बैंक से निकलवा रहा था। तो 7 फरवरी 2018 को सीबीआई ने इसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी। अब इसके बाद 7 दिन बाद 14 फरवरी 2018 को ईडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अब ईडी की एंट्री होते ही बाकी सारी चीजें तो पता चलती हैं, इसके साथ साथ ये जो शेल कंपनीज बना के पैसा घुमा रहा था उसके बारे में भी पता चल
चल जाता। अब इंडिया के अंदर ये जो सारी चीजें चल रही थी, नीरव मोदी को इसके बारे में पता चल चुका था, तो वो अपने भाई निहाल मोदी के साथ मिलके ये जो शेल कंपनी के डमी डायरेक्टर्स थे, इनके मोबाइल जब्त करा के तुड़वा देता है और इन डमी डायरेक्टर्स को इजिप्ट के कायरो में शिफ्ट करवा दिया जाता है। और जब तक ईडी को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके बाद ईडी 15 फरवरी को नीरव मोदी के कुर्ला रेसिडेंस, काला घोड़ा ज्वेलरी स्टोर, ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी, ऐसे करके 17 जगह पे इसकी प्रॉपर्टी थी, वहां पे रेड मारती है और इसकी प्रॉपर्टी को जब्त करती है। इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन थी वो 5100 करोड़ आती है। और ये जो वैल्यूएशन थी 5100 करोड़ की, इसको लेके भी बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था आगे चल के। लोगों का कहना था कि ये 17 लोकेशन पे जो वैल्यूएशन बताई गई है प्रॉपर्टी की, ये जरूरत से ज्यादा बचाई गई है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। लोगों ने प्रेशर भी बनाया कि ये जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट है, इसको पब्लिक कर दो आप, ताकि सच और झूठ का पता चल सके। लेकिन पूरे वैल्यूएशन की जो रिपोर्ट थी वो कभी पब्लिक की ही नहीं गई। अब इसके बाद ईडी फॉरेन मिनिस्ट्री को लेटर भेज के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के पासपोर्ट रद्द करवाती है। अब जैसे ही ये खबर बाहर आती है, इससे पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। पीएनबी बैंक के बाहर लोगों के पैसे निकालने की लाइन लगना शुरू हो जाती है। शेयर मार्केट में लिस्टेड 39 बैंक्स में से 34 बैंक्स के स्टॉक के प्राइसेस नीचे आ गिरे थे। अकेले पीएनबी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टर्स को 20% का लॉस हुआ था, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से 8077 करोड़ था। जो डायमंड इंडस्ट्री थी उसमें भी 10% तक की गिरावट आ गई थी। और जो डायमंड के जेन्युइन बिजनेस ट्रेडर थे, उनके बिजनेस लोन्स को भी बैंक ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। और फिर इसके बाद 13 मार्च 2018 को आरबीआई ने ये जो एलओयू का पूरा सिस्टम था, इसको ही बैन कर दिया। तुरंत फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लेके आया गया, ताकि आगे से ऐसा ना हो। और ऑडिटिंग के पूरे प्रोसेस को भी उस टाइम पे चेंज किया गया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना के। आम जनता बहुत ज्यादा गुस्से में थी और एजेंसीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो इनके जो चेले चपाटे थे उनको पकड़ना चालू किया गया, जैसे हेमंत भट्ट, जो इस पूरे घोटाले का पेपर वर्क संभालता था, पीएनबी के मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी और क्लर्क मनोज खरत, और नीरव मोदी की कंपनी के फाइनेंस संभालने वाले विपुल अंबानी। इसके साथ साथ 4 और एम्प्लॉइज को अरेस्ट करती है एजेंसी। ये विपुल अंबानी मुकेश अंबानी के चचेरे भाई हैं। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा ब्लेम करती है और गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ता है और सीबीआई को यह कहा जाता है कि कैसे भी करके नीरव मोदी को इंडिया में लेके आया जाए। तो इसके कुछ ही महीने बाद सीबीआई इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस जो है, उससे भी हेल्प मांगती है। इंटरपोल जो थी वो राइट अवे अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करती है और इससे एक हेल्प भी होती है कि 2 जून 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है। रेड कॉर्नर नोटिस एक अलर्ट होता है जिसमें इंटरपोल दुनिया भर के देशों को ये इन्फॉर्म करती है कि इस आदमी को लोकेट करके जहां भी आपकी कंट्री में अगर आपको मिलता है तो जिस देश में उसने क्राइम किया है उसको सौंप दो आप। अब इसके बाद क्या होता है कि दुनिया भर की पुलिस नीरव मोदी को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नीरव मोदी है कहां पे, ये किसी को पता ही नहीं था। फिर कई महीनों बाद एजेंसी को यह खबर मिलती है कि नीरव मोदी गोल्डन वीजा लेके यूके में रह रहा है। अब जैसे ये चीज पता चलती है तो 27 जुलाई 2018 को इंडिया की तरफ से ईडी और सीबीआई यूके की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजती है कि एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत नीरव मोदी को हमें जल्द से जल्द वापस किया जाए। लेकिन यूके गवर्नमेंट कहती है कि हम ये बात मानते हैं कि नीरव मोदी यूके में पहुंच गया है, लेकिन हमें भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो कुल मिला के बात यह थी कि नीरव मोदी की जो लोकेशन थी वो यूके की गवर्नमेंट तक को नहीं पता थी, वो खुद ढूंढ रही थी। अब इसके बाद क्या होता है कि 9 मार्च 2019 को द टेलीग्राफ करके एक न्यूज़पेपर है यूके में, उसका एक जर्नलिस्ट मिक ब्राउन लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे जा रहा था और वहां पे उसको नीरव मोदी दिखता है। ये कैमरा लेके उसके पास पहुंच जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन करता है और नीरव मोदी शुरू में तो चुप रहता है, उसके बाद नो कमेंट्स करके निकल जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद पता चलता है कि नीरव मोदी पिछले 1 साल से लंदन के सेंट्रल पॉइंट टावर में एक बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट में, जिसकी कीमत 70 से 80 करोड़ थी, उसको खरीद के वहीं पे रह रहा था। अब जब इसकी लोकेशन पता चल जाती है तो यूके की गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट आई थी, इसको यूके के कोर्ट में भेज देती है। अब ये सारे प्रोसेस के बाद 18 मार्च 2019 को नीरव मोदी के लिए अरेस्ट वारंट निकलता है और फिर 20 मार्च 2019 को नीरव मोदी को अरेस्ट करके वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो नीरव मोदी हर चीज के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन प्रूफ काफी स्ट्रॉन्ग थे नीरव मोदी के खिलाफ, तो उसको वेंट्सवर्थ जेल में डाल दिया जाता है और फिर इसके बाद यहीं से इसकी वीडियो कॉल के थ्रू सुनवाई स्टार्ट होती है। इसके बाद कई दिनों तक इसका केस चलता है। मेनली इस टाइम पे ये हो रहा था कि इंडिया यूके से नीरव मोदी की मांग कर रहा था, लेकिन नीरव मोदी का जो वकील था वो यूके के कोर्ट के अंदर नीरव को मेडिकल और ह्यूमन राइट के ग्राउंड पे बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से इंडिया चाह के भी वापस नहीं ला पा रहा था नीरव मोदी को। यूके के आर्टिकल 3 प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर में यह है कि पनिशमेंट के नाम पे आप किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते, और आर्टिकल 6 यानी कि राइट टू अ फेयर ट्रायल, जिसमें अक्यूज का फेयर ट्रायल होना चाहिए, इन सब का यूज करके नीरव मोदी के वकील ने नीरव की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट सबमिट की कि वो अपनी जान ले सकता है
है ऐसी सिचुएशन में, अगर उसको इंडिया भेजा गया और उसकी मां भी पहले ऐसे कर चुकी है तो बहुत रिस्की होगा। दूसरा, नीरव मोदी के वकील ने कहा कि इंडिया के अंदर नीरव को अपने डिफेंस की आजादी नहीं मिल सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, और इसको प्रूफ करने के लिए नीरव मोदी का जो वकील था उसने इंडिया के कुछ न्यूज आर्टिकल और इंडिया के नेताओं ने कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे जिसमें नेताओं ने ऐसा बोल रखा था कि इसको छोड़ेंगे नहीं, तो इसके प्रूफ भी सबमिट किए इसके वकील ने, और जो पुतले वगैरह जलाए गए थे उसके भी वीडियो इन्होंने सबमिट किए। अब नीरव मोदी का वकील जो सारी चीजें कर रहा था, इसके बाद इंडिया की तरफ से भी रिप्लाई गया कि ये सब जो बोला जा रहा है बचने के लिए बोला जा रहा है, इंडिया में फेयर ट्रायल होगा। इंडिया ने बैरक नंबर 12 एक स्पेशल सेल है उसकी वीडियो भी बना के यूके के कोर्ट में भेजी कि आप देख लो नीरव मोदी के साथ एकदम फेयर ट्रायल होगा। अब इसके बाद कई दिन तक सुनवाई चलती है और फिर 25 फरवरी 2021 को वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सारे सबूत देखे और अपने फैसले में नीरव मोदी को दोषी करार दिया और सारी चीजें फिक्स हो गई थी कि नीरव मोदी को अब इंडिया भेजा जाएगा। इनफैक्ट 15 अप्रैल 2021 को यूके ने एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर जो था उसको भी साइन कर दिया था। लेकिन इसके बाद 9 अगस्त 2021 को नीरव मोदी यूके के हाई कोर्ट पहुंच जाता है। वहां भी कई सारी सुनवाई चलती हैं, सेम डिस्कशन वहां पे भी होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी 9 नवंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाया और नीरव मोदी को इंडिया को हैंड ओवर करने को कहा। यहां भी नीरव मोदी मानता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने का ट्राई करता है, लेकिन लंदन के रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के जज जो थे उन्होंने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब यहां से यह था कि 15 दिसंबर 2022 तक नीरव के सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके थे। अब सबको यह था कि नीरव मोदी इंडिया अब लाया जाएगा। इनफैक्ट यूके के एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस के हिसाब से 28 दिन के अंदर नीरव मोदी को इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन 15 दिसंबर 2022 से लेकर आज तक एक्स्ट्राडिशन का जो एग्जैक्ट स्टेटस है वही क्लियर नहीं हुआ। मतलब कि पता ही नहीं चला कि वो क्यों नहीं आया। कुछ लोगों ने गेस किया कि अब नीरव मोदी असाइलम के लिए अप्लाई करेगा, जो कि सीक्रेट है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। और अभी की बात करें तो आज की डेट तक इंडियन गवर्नमेंट के पास ना तो पूरा लूटा हुआ पैसा वापस आया है, ना ही उस पैसे को लूटने वाले हाथ आए हैं उसके। और ये जो मल्टीपल रूल्स लाए गए थे बैंक्स के अंदर ताकि दोबारा ये सारी चीजें ना हो, वो भी काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले 5 साल की बात करें तो इंडियन बैंक्स ने हम और आप जैसे लोगों के जमा किए हुए 10.57 लाख करोड़ रुपीस के एनपीएस डिक्लेयर करके राइट ऑफ कर दिए हैं। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें दोबारा नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस हम लोग ये होप कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो इस तरीके से बेवकूफ बना के देश का पैसा लूट के बाहर ले जा रहे हैं, इनको कैसे भी करके वापस लाया जाए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस लेके अपनी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। अब आपकी बारी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।